हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछले जो लेक्चर्स सारे आए थे वहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म कर दिया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ख़त्म करने के बाद आज से हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कि हमारा जो चार्जेस था वो सारे चार्जेस रेस्ट में था। मतलब जब चार्जेस रेस्ट में रहेगा तब उसका जो सब फेनोमेनन था वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किया था। अब चार्ज जब फ्लो होगा तो उसका दो इफ़ेक्ट होता है, एक है इलेक्ट्रिक करंट और उसका हीटिंग इफ़ेक्ट, और दूसरा है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड हीटिंग इफ़ेक्ट और जो कुछ भी है इसका रिलेटेड। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज फर्स्ट लेक्चर है, तो ये बहुत ही बेसिक्स लेक्चर होगा और जो भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम नीट जेई सबको कवर करेंगे। तो आज हम बेसिक्स को क्लियर करते हैं, वो भी तुम्हारा क्लास 12 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम को मानते हुए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो एक एटम का सराउंड में रोटेट करता है, तो वो फ्लो क्यों होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो एक एटम के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी कूलम्ब अट्रैक्शन के साथ, तो उसका फ्लो क्यों होगा। उसका फ्लो होता है कंडक्टर में, और जो इंसुलेटर है इंसुलेटर में करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होते। तुम लोग देखे होंगे कि जो वायर होता है इलेक्ट्रिक वायर का ऊपर एक उसका चारों तरफ एक नॉन कंडक्टर का कोटिंग रहता है। तो ये कोटिंग क्यों दिया जाता है। कोटिंग इसीलिए दिया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का शॉक ना लगे। अब जब कोटिंग नहीं रहेगा तो उसका ऊपर पूरा मेटल ही रहेगा, तो शॉक लगने का चांसेस है और शॉर्ट सर्किट होने का भी चांस है। लेकिन अगर कोटिंग रहेगा तो ये शॉर्ट सर्किट और शॉक नहीं होगा। तो क्या प्रॉपर्टीज़ है डिफरेंट मटेरियल में, कि कुछ मटेरियल है जो कि कंडक्टर है और कुछ मटेरियल है जो कि नॉन कंडक्टर है और कंडक्टर नहीं है। तो यहाँ पर हम जानेंगे बेसिकली कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखो, अगर हम एक एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है कि एटम के अंदर रहता है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब दो चीज़ रहता है न्यूक्लियस में। तो अगर हम न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस कॉन्सिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन्स जो है इसका कोई चार्ज नहीं होते, वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई, मतलब प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसका चारों तरफ देखो कि चारों तरफ इसका सेल ऐसे ऑर्बिट रहता है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 2 और यहाँ पर फिर भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहेगा। जब लो एटॉमिक नंबर होगा, मतलब मान लो कि हाइड्रोजन, तो उसका एक ही सेल रहेगा जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। फिर हीलियम, उसका 2 सेल है और एक ही सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर लिथियम, उसका फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर बेरिलियम, फिर बोरोन 4, ऐसे आता जाएगा। जब इसका एटॉमिक नंबर हाई होता है, मतलब फॉर हाई एटॉमिक नंबर, जैसे कि मान लो सिल्वर, गोल्ड, आयरन एट्सेट्रा, तब क्या होता है कि इसका नंबर ऑफ सेल जो है, ये नंबर ऑफ सेल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होने से क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन से इस जो न्यूक्लियस,
इस न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस पहले से ज़्यादा होता है। और हमें क्या पता है कि कूलॉम्स लॉ का अकॉर्डिंग फोर्स जो होगा दोनों का बीच में, यहाँ पर अगर एटॉमिक नंबर Z है मतलब न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, एटॉमिक नंबर Z मतलब Z नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसका साथ एक एक का चार्ज है Ze, मतलब टोटल चार्ज हो गया Ze। तो यहाँ पर फोर्स होगा 1/4πε0। इसका चार्ज Ze, इसका चार्ज है -e मतलब माइनस फोर्स होगा, और ये स्क्वायर हो गया, और ये है r²। जहाँ r क्या है, r है न्यूक्लियस से लास्ट सेल का डिस्टेंस, मतलब ये हो गया एटॉमिक रेडियस। तो ये फोर्स जो होगा कि पहले से जो फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है या फोर्थ सेल है, ये चारों सेल में फोर्स ज़्यादा होगा। मतलब ये न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है फर्स्ट सेल को, फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को। फिर दूसरी सेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है, तीसरा सेल में और भी कम, फोर्थ सेल में और भी कम, फिफ्थ सेल में और कम हो जाएगा। मतलब फोर्स का वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये फोर्स का वैल्यू कम होने से अब क्या होगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक थर्मल एनर्जी रहता है। थर्मल एनर्जी तुम लोग पढ़ चुके हो कि थर्मल एनर्जी क्या होता है, kT इक्वल टू, जहाँ K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये तो तुम लोग पढ़ चुके हो क्लास 11 में, जहाँ था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। मतलब अगर इस इलेक्ट्रॉन फोर्स कम है, मतलब इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी भी बहुत कम है। अगर बाइंडिंग एनर्जी कम होगा तो ये लो बाइंडिंग एनर्जी होने के कारण अगर यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी, थर्मल एनर्जी इसको मिल जाए तो ये क्या होगा, ये एटॉम से बाहर निकल जाएगा। एटॉम से बाहर निकल जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि मटेरियल से बाहर निकल जाएगा, ये एटॉम से बाहर रहेगा। लेकिन अगर ये मटेरियल से बाहर जाना चाहेगा तो उसको एक पोटेंशियल बैरियर आपकी तरफ खींच लेगा। वो कैसे, देखो कि मान लो ये हमारा एक मटेरियल है, इस मटेरियल में क्या होगा कि यहाँ पर देखो ऐसे बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा जो कि एक एटॉम से बाहर हो चुका है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर निकलने का कोशिश करेगा तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन जब बाहर चला जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तुलना में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होगा, तो यहाँ पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा जो कि उस बाहर जाने वाले इलेक्ट्रॉन को खींच के फिर अपने तरफ लेकर आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर फ्री है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो मेटल के अंदर फ्री है, लेकिन मेटल की जो सरफेस है उस सरफेस से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अंदर जा कोई भी जा सकता है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, जिसको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल का मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन को एज गैस मॉलिक्यूल कंसीडर कर सकते हैं, और जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो पूरा हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मॉडल का नाम जो है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। इस फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल का अनुसार क्या होता है कि मान लो ये एक मेटल बॉडी है, तो ये है हमारा एक मेटल बॉडी। मेटल का एटॉमिक नंबर हाई होता है, इसीलिए मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और नॉन मेटल जो है उसका एटॉमिक नंबर लो होता है, उसका कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसीलिए वो नॉन कंडक्टर है। अब एक एटॉम से, ये जो एटॉम है, जब एक एटॉम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो जो बचा हुआ रहेगा वो हो जाएगा एक
आयन और पॉजिटिव आयन। उस पॉजिटिव आयन को हम यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है वो सारे पॉजिटिव आयन्स जो बचा है। प्लस 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 प्लस, ये सारे हैं पॉजिटिव आयन्स। अब क्या है, इसका जो एक एक आयन है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर मैंने 4 4 8 12 ड्रॉ किया, तो यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन भी हम ड्रॉ करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये जो ब्लैक डॉटेड दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक डॉटेड जो है, डॉट जो है, एक एक ब्लैक डॉट है एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक एक इलेक्ट्रॉन है एक एक डॉट और एक एक प्लस है वो आयन कोर। अब क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल फॉलो करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल मतलब फ्री, ये जो मॉडल मैंने दिखाया, ये स्ट्रक्चर मैंने दिखाया, इसको बोला जाता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन मिला के एक गैस की तरह फॉर्म कर कर रखा है, जो इस इंटर एटॉमिक जो स्पेस है, ये स्पेस में रैंडमली मूव करता है। मतलब स्पेस में ये सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं है, ये रैंडमली मूव करेगा और जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसका मूवमेंट का रैंडमनेस उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है, मतलब इसका जो मोशन है, इस मोशन को बंद करना है, तो हमारा टेम्परेचर जो चाहिए वो टेम्परेचर है 0 केल्विन। मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर में जाकर इसका इस मोशन बंद होगा। लेकिन उसका बाद अर्थात 1 केल्विन 2 केल्विन और जो हमारा रूम टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 300 केल्विन, यहाँ पर ये सारे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बहुत ही मोशन में रहता है। तो अब देखो कि अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का मोशन को देखें तो इसका मोशन कैसा होगा कि रैंडमनेस के कारण एक इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ भी हो सकता है। तो कैसा होगा, तो उसका पाथ देखो, यहाँ पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन था, वो यहाँ से यहाँ तक गया, जाकर क्या हुआ, यहाँ पर मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आया, फिर कोलिशन के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ पर फिर कोलिशन हुआ, ये इधर आया, यहाँ से कोलिशन होने के बाद इधर, फिर इधर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे उसका पाथ जो है एक इलेक्ट्रॉन का, ये एक जिगजैग पाथ होता है। एक जिगजैग पाथ फॉलो करेगा और इस जिगजैग पाथ होने के कारण क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन का फॉलो का जो नेट इफेक्ट है, इसका नेट इफेक्ट जो होता है 0 हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तुम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब तो इलेक्ट्रिक करंट है। अब एक जो मेटल कंडक्टर है वहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में है। तो अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है? यहाँ पर करंट फ्लो ना होने का कारण क्या है कि यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ही लार्ज है, ऑलमोस्ट 10 to the power 23, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। मतलब अगर किसी टाइम में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का इधर v वेलोसिटी है तो उसी टाइम में आउट ऑफ दिस 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसका वेलोसिटी होगा इधर अर्थात -v। मतलब इन दोनों का नेट इफेक्ट जो होगा वो नेट इफेक्ट हो जाएगा 0। वो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वल है, अर्थात ये एक पेयर मैंने पाया और सारे भी पेयर है जहाँ पर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इधर है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इधर है, एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इधर है तो दूसरा एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इधर है।
और सबको मिला के टोटल जो वेलोसिटी हो जाता है वो हो जाता है 0, मतलब इलेक्ट्रिक करंट वो भी 0 हो जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखो कि जब हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है, तुम लोगों को तो पता है पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मान लो कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा एक कंडक्टर है, मतलब ये एक तार का क्रॉस सेक्शन है। अब इस क्रॉस सेक्शन में हम क्या किया, हमने यहाँ पर इस तरफ और इस तरफ दोनों को एंड में एक क्या कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। सेल कैसे वर्क करते हैं ये हम पढ़ेंगे। अभी मान लो ये जो बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया, अगर इस बैटरी का पोटेंशियल V है तो ये दोनों एंड में एक V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। V पोटेंशियल डिफरेंस, इधर है प्लस और इधर है माइनस, मतलब यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल, यहाँ पर कम पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी क्या है, हमको पता है कि चार्ज क्या यहाँ पर क्या होगा, इस तरफ है पॉजिटिव सरफेस, इस तरफ है नेगेटिव सरफेस, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस तरफ होगा। तो ये है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड, जस्ट लाइक ए कैपेसिटर। और अगर इस तार का जो लेंथ अगर L है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा कि E इक्वल टू होगा V/L। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू V/L, यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ, इस इलेक्ट्रॉन का ऊपर फोर्स किधर होगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव और चार्ज का वैल्यू है E, तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स होगा -E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स होगा। इस फोर्स का कारण यहाँ पर हर एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड की तरफ मूव करने लगेगा, और लेफ्ट साइड का तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। जैसे वाटर का मूवमेंट है वाटर करंट, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करने लगेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इधर इधर, तो यहाँ पर तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सबका इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐसे फ्लो होगा। यह है इलेक्ट्रॉन का पाथ्स। अब जो हमारा जिगजैग मोशन था उसका क्या जिगजैग मोशन सीज हो गया और इलेक्ट्रॉन सब एक लाइन में फ्लो करने लगा है? ऐसा नहीं है। बात ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो जिगजैग मोशन था वो मोशन कभी भी बंद नहीं होगा। अगर तुमने 0 केल्विन टेम्परेचर अचीव ना कर लिया तो इसका जिगजैग मोशन जो है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन उस जिगजैग मोशन का साथ ये जो लीनियर मोशन है ये सुपर इम्पोज्ड होगा। मतलब अभी तक जो मिल रहा था कि उसका नेट वेलोसिटी जो मिल रहा था वो 0 हो रहा था, लेकिन अभी क्या होगा, उसका एक नॉन जीरो नेट वेलोसिटी हम लोगों को मिलेगा, वो भी नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड तक। और उसका पाथ कैसा होगा देखो, मान लो कि कोई जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना किया तब एक इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होता है। अगर तब इलेक्ट्रॉन का पाथ ऐसा है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन का पाथ है ऐसा, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, मतलब 3 कॉलिशन के बाद इलेक्ट्रॉन को फिर से मैंने जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ ले लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो गया। अब जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे, मतलब जब हम इधर से एक पॉजिटिव और इधर से एक नेगेटिव अप्लाई कर दिया, तब इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा देखो।
तब इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर जाकर इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा मतलब हमारा एक फेज कंप्लीट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का एक नेट डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया। वो नेट डिस्प्लेसमेंट किधर है? वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट मिल गया वही पाथ मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मतलब जिगजैग पाथ को मैंने नहीं दिखाया, मैंने दिखाया सिर्फ स्ट्रेट पाथ को। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो कि इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन कैसे दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन लिया जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो यहाँ पर बात क्या है? यहाँ पर बात है कि देखो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी है उसका बहुत ही पहले से इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर हो गया था और इलेक्ट्रिक करंट का इन्वेंशन हो गया था। मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है ये हमें नहीं पता था, चार्ज क्या होता है वो भी नहीं पता था, लेकिन तब भी हम इलेक्ट्रिक करंट इन्वेंशन कर लिया था। वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता था। तो ये एज्यूम किया गया था कि जो फ्लो हो रहा है वो चार्ज के कारण हो रहा है, मतलब तब तक चार्ज डिस्कवर नहीं हुआ, लेकिन हमने चार्ज का एक कॉन्सेप्ट हमारा आ गया और एक चार्ज का मॉडल आ गया कि चार्ज का फ्लो होता है, और जब चार्ज का फ्लो जिधर होता है इलेक्ट्रिक करंट उसी तरफ होता है। अब बाद में जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तब पता चला कि हमने जो कन्वेंशन लिया है, मतलब प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज असाइन किया है, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर नेगेटिव है तो उसका फ्लो है इलेक्ट्रिक करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में। तब ये कहा गया कि हम इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का सिंबल है अर्थात माइनस, ये हम नहीं उठाएंगे, अर्थात इसको ही रख देंगे, लेकिन क्या करेंगे कि हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो का जो डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट आई उसका नेगेटिव साइड में फ्लो होगा। इसीलिए इस करंट को बोला जाता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल मतलब है ये कन्वेंशनल, ये है नियम, ये है रीति कि कन्वेंशनल करंट। तो क्या हुआ? हमें मिला कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है राइट साइड में। ये होता है कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन और ये है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ एन ए सेल, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी में जो हम बैटरी यूज़ करते हैं वो सेल से होता है। तो सेल क्या होता है और सेल का वर्किंग कैसा होता है ये हम पहले जानेंगे। तो सेल का जो स्टडी है इसका हमें दो पार्ट में पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे सेल कैसे काम करता है, मतलब थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का पार्ट आ जाएगा, और बाद में हम सेल का इंटरनल रिएक्शन और जो सारे हैं वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने के थोड़े बाद उसको हम पढ़ेंगे, जो कि फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि सेल क्या है। तो इलेक्ट्रिक सेल, तो सेल जानेंगे। यहाँ पर सेल का मतलब जो है वो है कि बैटरी का जो सेल होता है वैसा। तो एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो कि एक सेल का रोल क्या है। सेल का जो रोल है ये है टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस। इसका वर्किंग जो है वो है वर्क टू मेंटेन
ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस between its two terminal। अब एक सेल कैसा स्ट्रक्चर होता है, देखो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो है कि हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया, तो मान लो ये है कंटेनर है। अब इस कंटेनर में क्या डालेंगे, इस कंटेनर में हम डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो प्लेट को डालेंगे। एक प्लेट होगा इसका, एक होगा जिंक का। तो ये एक प्लेट हमने डाल दिया यहाँ पर, जो कि है जिंक का, जिंक प्लेट। ये एक जिंक प्लेट है। और इधर से हम और एक प्लेट डाल दिया, जो कि है यहाँ पर कॉपर का प्लेट। ये है कॉपर प्लेट है। तो ये है कॉपर और इधर ये है जिंक। और ऊपर से हम क्या करेंगे कि ऊपर से हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वायर को हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये है कनेक्टिंग वायर। अब इसको छोड़ो, कनेक्टिंग वायर को बाद में कनेक्ट करेंगे हम। तो इसका ये दो टर्मिनल्स है, ये एक टर्मिनल्स और ये एक टर्मिनल्स। तो इस दो टर्मिनल्स है सेल का, दो टर्मिनल्स। अब यहाँ एक, इसको हम थोड़ा टाइम के लिए अगर रख देते हैं, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर एक वायर को कनेक्ट करेंगे तो इस तरफ से उस तरफ, मतलब जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। मतलब कॉपर से जिंक का तरफ एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों होता है, वही है वर्किंग ऑफ द सेल। तो सेल का वर्किंग समझने के लिए देखो, जब H2SO4 यहाँ पर डालोगे तो क्या होगा, H2SO4 जैसे रहता है वो है H2SO4, ये ब्रेक हो जाएगा H+ एंड SO4- में। तो जब वो H+ और SO4- में ब्रेक हो जाएगा, अब क्या होगा कि यहाँ पर सॉल्यूशन में बहुत सारे H+ है, बहुत सारे H+ और बहुत सारे SO4- भी है। अब क्या होता है कि H+ जो है, ये H+ कॉपर की जिंक की तरफ, ये जिंक का तरफ अट्रैक्टेड होगा। और जो SO4- है, ये SO4- ये सारे कॉपर की तरफ अट्रैक्टेड होगा। जब H+ जिंक की तरफ अट्रैक्टेड होगा, जिंक का पास आकर ये जिंक से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। जिंक से एक इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद ये सिंपली एक हाइड्रोजन एटम बन जाएगा और दो हाइड्रोजन एटम मिलके H2 गैस फॉर्म करके गैस बाहर हो जाएगा। तो क्या करा ये H+ ने जिंक से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब जिंक से एक इलेक्ट्रॉन बाहर ले लोगे तो ये जिंक क्या बन जाएगा, ये जिंक हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव। इसका प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएगा। और SO4 क्या करते हैं कि SO4 दो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा कॉपर को, और ये SO4 का सिंपली एक न्यूट्रल हो जाएगा।
जो दो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर ज़्यादा हो गया, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब ए साइड जो हो गया इसका पास है बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स और इसका पास इलेक्ट्रॉन का जो है वो है कमी है, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको इलेक्ट्रॉन देना है। अब इसको इलेक्ट्रॉन देना है और इसको इलेक्ट्रॉन लेना है, लेकिन देने लेने का काम इधर से नहीं होगा, बाहर से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर H2SO4 है, वो तो दूसरा काम कर रहा है। अब क्या होगा कि बाहर से एक वायर को कनेक्ट कर दो। अगर हम बाहर से एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या बोलेगा कि ये बोलेगा अब तुम इलेक्ट्रॉन मेरे से लो, अर्थात एक पाथ रेडी हो गया। इस पाथ से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होगा मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा कन्वेंशनल वो फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ऐसे एक सेल काम करता है। तो ये हो गया सेल। अब जब इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करोगे तब क्या ये पूरा सेल को ड्रॉ करना है? नहीं, हम इस पूरा सेल को ड्रॉ नहीं करेंगे, हम एक सेल का सिंबल यूज करेंगे। तो सर्किट सिंबल में सेल का क्या होता है कि सेल का जो सर्किट सिंबल है, देखो सर्किट सिंबल ऑफ ए सेल, एक सर्किट सिंबल जो होता है ये है एक सेल का सर्किट सिंबल। अगर ये देने से ही काम बन जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर एक साइड जो है वो हम छोटा लिया है और एक साइड क्या है साइज में लंबा है। जो लंबा वाला साइज है वो साइज होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल और जो छोटा वाला साइज है इधर होता है नेगेटिव टर्मिनल। मतलब पूरा सेल को हमने ऐसे सर्किट में ड्रॉ करेंगे। ये हो गया सेल। अब सेल का बाद जो है वो है बैटरी। अब देखो बैटरी और सेल ये दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर है कि सेल है बेसिक स्ट्रक्चर और बैटरी है उसका कॉम्बिनेशन। मतलब बैटरी का मतलब क्या होता है? बैटरी का मतलब होता है एक सेल, उसका साथ हमने कनेक्ट किया दूसरा सेल, उसका साथ कनेक्ट किया तीसरा सेल। अगर एक सेल से काम नहीं बन रहा है तो हमें 2 सेल या 3 सेल या 4 सेल लेना है। तो 2, 3, 4 ऐसे सेल को कनेक्ट करके जो फॉर्म होता है इसको बोला जाता है बैटरी, और इसको हम बोल सकते हैं बैटरी ऑफ सेल। बैटरी का मतलब है, अगर बैटरी का जो मीनिंग है, इस बैटरी का मीनिंग जो है वो थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और बैटरी ऑफ सेल, मतलब बहुत सारे सेल को जोड़ देना है। तो सेल का ऐसे कॉम्बिनेशन एक ऐसा भी दिया जा सकता है, ये है एक बैटरी ऑफ सेल। कितना सेल यहाँ पर है? 1, 2, 3। तो ये है 3 सेल बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का एक टॉपिक हमारा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर, सेल का बेसिक वर्किंग, और जो था वो था बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो ये था बहुत ही बेसिक सा पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मुझे लगा कि ये क्लियर होना चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले। तो अभी हमें जो स्टार्ट होगा वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो शुरू में है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो हम अब इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब तो है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट का अगर सीधा साधा मतलब जो है, सीधा साधा मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है, इस इलेक्ट्रिक करंट का हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करने के लिए देखो, हमें एक वायर लेना है। तो यहाँ पर मान लो ये एक वायर है, जिस वायर का ये है क्रॉस सेक्शन, और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है, मतलब ये अगर एक वायर है तो ये वाला पार्ट जो है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है सर्कुलर, ये है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो ये वायर का क्रॉस सेक्शन जो है वो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये वाला ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। मान लो अभी यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। तो यहाँ से चार्ज इधर जा रहा है, यहाँ से चार्ज इधर जा रहा है। तो चार्ज जब इधर जा रहा है इधर से, तो हम इलेक्ट्रिक करंट जब बहुत स्पीड में चार्ज का फ्लो होगा और बहुत सारा चार्ज एक साथ फ्लो होगा, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज का फ्लो होगा करंट उतना ज़्यादा है, और जितना कम चार्ज फ्लो होगा करंट कम है। तो इसको हम टाइम से रिलेट करके डिफाइन करते हैं कि अगर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए टाइम कम लगता है तो करंट ज़्यादा है, और टाइम ज़्यादा लगता है तो करंट कम है। मतलब अगर डेल्टा टी टाइम में इधर से इधर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट आई डिफाइन किया जाता है ऐसे कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और इसको अगर हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ले लें, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट के साथ इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू डी क्यू डी टी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है, ये देखो इसका यूनिट है एम्पियर। ये एक फंडामेंटल यूनिट है। और 1 एम्पियर का मतलब क्या होगा? 1 एम्पियर, और इसको 1 कैपिटल ए भी लिखा जाता है, ये इक्वल टू होगा फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम बाई टाइम 1 सेकेंड। तो 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में कोई भी एक क्रॉस सेक्शन में फ्लो होगा तो वो करंट है 1 एम्पियर करंट। अगर 2 एम्पियर करंट है तो 1 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज का फ्लो होगा, तो एम्पियर इक्वल टू कूलम इंटू सेकेंड। और जैसे कि ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन, एक नया डायमेंशन हमें लगाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन होता है, इसका डायमेंशन 2 मिलेगा, मतलब ए भी लिखा जाता है और कुछ कुछ बुक्स हैं जहाँ पर आई भी लिखा जाता है। तो इसका डायमेंशन अगर ए लिखोगे तब भी ठीक है, इसका डायमेंशन अगर आई लिखोगे तब भी ठीक है। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर, बहुत ही बेसिक वाला, जो हम पढ़े हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल और एक स्ट्रक्चर ऑफ ए बैटरी और उसको वर्किंग और इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक डेफिनेशन। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बाय, गुड लक।